Good morning everyone. All the students of 7th semester are requested to watch this video. I am going to make a video on osteoarthritis. First of all, the word OA, it means osteoarthritis, which is written here. Osteoarthritis, अगर इसको इस तरह से कहा जाए, ऑस्टियो के माने ऑस्टियो मीन्स बोन, अर्थ मीन्स ज्वाइंट, अटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये तीन वर्ड मिलकर के क्या बना? ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस आप इस तरह से समझो कि इंसान के बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, स्पेशली जहाँ पर मूवमेंट होता है, जिस जॉइंट पे मूवमेंट होता है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो तरह के जॉइंट हैं, एक फिक्स जॉइंट है, एक मोबाइल जॉइंट है। जो फिक्स जॉइंट है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, जो मोबाइल जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट में मूवमेंट होता है। उसमें ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये हम आम तो किसी भी साइनोवियल जॉइंट में हो सकता है, लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी की, घुटने में जो तकलीफ़ हो जाती है एक उम्र आने पर, जॉइंट्स पेन होने लगता है। चूँकि घुटने की बात मैंने इसलिए की कि ये बहुत ही कॉमनली देखने में मिल रहा है आफ्टर 40 इन मेल्स एंड आफ्टर 30 इन फीमेल्स। ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। इसके देखने के लिए कि ये वेदर इट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस और नॉट, इसके लिए कुछ तरीक़ा है, कुछ एग्ज़ामिनेशन करना पड़ता है जो हम लोग करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये बता दें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस दो तरह का होता है। एक एक्वायर्ड होता है, यानी किसी भी चोट लग जाने की वजह कर भी ये चेंजेस आ सकते हैं बोन में, और वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। दूसरा ये कि आपको कोई कॉज नहीं मालूम है, लेकिन इनसाइड द जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन शुरू होने का कारण अननोन है, कोई बुक आज तक नहीं लिखी है कि इसका कारण एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या? कि जॉइंट में सूजन हो जाना, ठीक है। तो जब हम लोग एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो ये पता चलता है कि जॉइंट में मरीज़ आता है हमारे पास, वो कंप्लेन करता है कि हमारे घुटने में तकलीफ़ है, ठीक है भाई। आप उसके कंप्लेन को सुनो, और सुनने के बाद जब खुद एग्ज़ामिनेशन करो तो एग्ज़ामिनेशन का पार्ट ये है कि क्या क्या आपको देखना है। तो हम क्या देखते हैं, उसी देखने के ऊपर और रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आप डायग्नोज करते हो कि इट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि मरीज़ कहेगा कि हमको घुटने में तकलीफ़ है, ठीक है भाई। उसके बाद जब आप एग्ज़ामिनेशन करोगे तो कहेगा सूजन भी है, देख लीजिए सर सूजन भी है, आपको सूजन भी नज़र आ रही है। सूजन जब नज़र आती है तो आपको जो एग्जामिनेशन करना है दो चीज़ से, विजुअल एंड पाल्पेबल, यानी पाल्पेशन, छू करके, है ना। तो विजुअल में क्या देखते हैं हम लोग? सोइलिंग देखते हैं। जब एग्जामिनेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, ठीक है। ये इसमें हम लोग क्या एग्जामिनेशन करते हैं? विजुअल। पहले क्या है? विजुअल, ठीक है। आँख से देख करके क्या नज़र आ रहा है वो हम लिखते हैं।
तो आँख से क्या क्या देखेंगे हम? स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, रेडनेस, ये सारी चीज़ जो है आँख से दिखाई देती है। अगर हमको स्वेलिंग मिलती है तो फिर हम ये देखेंगे स्वेलिंग किस तरह की है, वेदर इट इज़ सिंपल स्वेलिंग या ये एडिमिक है ना। तो उसमें हम अब आते हैं पाल्पेशन में। पाल्पेशन में आते हैं तो पहले स्वेलिंग में हम दबा के देखते हैं, अगर ये दबाने के बाद फ़ौरन वापस अपनी जगह पर आ जाता है, इसका मतलब है कि ये सिंपल स्वेलिंग है, लेकिन दबाने के बाद कुछ देर वहाँ पर गड्ढा सा बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये एडिमिक है। ठीक है, एडिमा यानी एडिमा। अब हम जॉइंट लाइन पर प्रेस करके देखते हैं कि ये विजुअल हुआ, ये पाल्पेशन हुआ, पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम क्या देख रहे हैं कि एडिमा देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या देख रहे हैं? टेंडरनेस देख रहे हैं। टेंडरनेस देखते हैं, ये दो चीज़ हम छू के देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि टेंडरनेस मिल गया हमको, एडिमा मिल गया हमको, तो हम ये देखते हैं कि रेंज ऑफ मोशन क्या है ना। तो रेंज ऑफ मोशन यानी उस जॉइंट का हमको नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मालूम है कि इस आदमी का जो दूसरा पाँव है यानी अनएफेक्टेड जो है वो क्या है, उसका फुल मूवमेंट जो हो रहा है वो 135 से 140-45 डिग्री तक हो रहा है, लेकिन जो अफेक्टेड है उसमें मूवमेंट आपके 90 डिग्री हो रहा है, 80 डिग्री हो रहा है, 100 डिग्री हो रहा है, 110 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, यानी जॉइंट में स्टिफनेस आ चुकी है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टिफ जॉइंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग क्या देखेंगे? रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन के बाद ये पाल्पेशन में एडिमा हो गया, टेंडरनेस हो गया, रेंज ऑफ मोशन ये देखते हैं ये सारी चीज़। और देखने के बाद फिर अगर नी में किसी तरह की डिफॉर्मिटी है, जैसे कभी कभी होता ये है कि क्रोनिक केस है तो उसमें टीबिया का टॉर्शन हो जाता है, यानी टीबिया कॉन्डाइल जो है वो आपके मूव कर जाता है टुवर्ड द लेटरल साइड, जिसको टीबियल टॉर्शन बोलते हैं। और उस तरह के केसेस में डिफॉर्मिटी ज़्यादा पैदा हो जाती है। पेशेंट जो है स्क्वाटिंग पोजीशन में नहीं बैठ पाता है या क्रॉस लेग होकर नहीं बैठ पाता है, जब बैठता है वो तो पाँव नीचे लटका के बैठता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस आता है, तो उसमें हमको प्लान क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या करें? दो चीज़ें। प्लान का मतलब एम आपका क्या होगा। तो आपको अगर सपोज कीजिए कि मिला है कि स्वेलिंग मिली है, ठीक है, आपको एडिमा मिला है, टेंडरनेस यानी जॉइंट लाइन पर सबसे ज़्यादा पेनफुल एरिया है वो, रेंज ऑफ मोशन कम हो गया है, डिक्रीज़ कर गया है, तो ये मेरा एम होगा क्या? रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना, स्वेलिंग को कम करना, पेन को कम करना यानी टेंडरनेस पेन को कम करना, एडिमा है तो एडिमा का मैनेजमेंट करना। ये सारा काम आपके ज़िम्मे आता है। अब ये जैसे ही प्लान कर लिया आपने तो आप इसका ट्रीटमेंट भी सोचोगे ना। तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या हम लोग तरकीब करते हैं? दो तरह का ट्रीटमेंट है इसका। एक तो ऑर्थोपेडिशियंस जो करते हैं वो सिंपल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। ये दो चीज़ बहुत ही कॉमनली ऑर्थोपेडिशियंस यूज़ करते हैं, है ना। यानी पेन किलर कुछ दे दिया और कुछ फूड सप्लीमेंट दे दिया, मल्टीविटामिन दे दिया और आपके कैल्शियम उसमें ऐड कर देते हैं साथ में कि भाई इसको इतना दिन खा करके हमसे आके मिलो, समझा न। साथ में उनका एडवाइस एक और रहता है कि गो टू द फिजियोथेरेपिस्ट एंड गेट द ट्रीटमेंट ओवर देयर, समझा न। वो जैसा कहें वो सा काम करो।
तो जब आपके पास आया तो आपने ये सारी चीज़ देखा, तो आप उस पार्ट को जो ऑर्थोपेडिशियन ने किया है उसको आपने कहा कि यू कैरी ऑन एज एडवाइज, जैसे तुमको एडवाइस किया गया है तुमको उसको करते रहना है, लेकिन हमारे पास आना है, हमारे पास आकर के ये सारा जो हमने समझा है और हम जो ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं इस ट्रीटमेंट को तुमको करवाना है। 15 से 20 दिन तुमको लगेगा, डेली आना होगा और आकर के ये काम करवाना है। तो हमारी प्लानिंग जो है वो क्या है कि मेन प्लानिंग क्या है कि सोलिंग को कम करना, एडिमा को मैनेज करना, आपके टेंडरनेस यानी पेन को कम करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना, डिफॉर्मिटी अगर कुछ है तो डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना। तो अब आ जाइए हम लेके चलते हैं कि पेन कम करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, समझा न, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आपके हीटिंग इफ़ेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, SWD है ना, पाराफिन वैक्स है, उसके बाद हाइड्रोकोलेट्रल है, ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसके पेन को कम करने के लिए, ठीक है। जब उसके साथ साथ पेन ही को और इन्फ्लेमेशन को, ये पेन भी कम करता है, इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, इसके साथ साथ हम लोग जो है और जोड़ दें इसमें टेंस प्लस US थेरेपी, these are the electrotherapy treatment by which we can reduce the pain। ये तो हो गया पेन रिड्यूस, पेन मैनेजमेंट। मरीज़ सबसे ज़्यादा चाहता है कि हमको दर्द ख़त्म हो जाए तो हम चलने फिरने लगेंगे, लेकिन चूँकि जब आपने एक्सरे देखा है उसका तो आपको ये पता है कि ये एक्सरे में क्या शो कर रहा है। शो ये कर रहा है कि इन्फ्लेमेशन है, सिंपली इन्फ्लेमेशन है, अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ये सारी चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद है और ये इससे जो है उसका पेन कम हो जाएगा और पेशेंट आसानी से मूव कर सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर क्रोनिक हो गया है जिसमें हमारा जॉइंट स्पेस कम हो गया है और हमारा डिजेनरेटिव चेंजेस आ गया है, कहाँ डिजेनरेटिव चेंजेस आता है? डिजेनरेटिव चेंजेस आता है हमारे कार्टिलेजियस लेयर में। किसमें? कार्टिलेजियस लेयर में। चूँकि दोनों कॉन्डाइल यानी टिबिया का भी कॉन्डाइल और फीमर का भी कॉन्डाइल, दोनों में दो कॉन्डाइल होते हैं, दोनों ऊपर नीचे इस तरह से मिला रहता है। ये सपोज करो कि ये एक कॉन्डाइल है, ये हो गया हमारा लैटरल कॉन्डाइल, ये हो गया मीडियल कॉन्डाइल, ये इसका टिबिया का हो गया लैटरल कॉन्डाइल, ये मीडियल कॉन्डाइल। तो आपने देखा होगा कि फीमर का जो कॉन्डाइल है ये कन्वेक्स होता है, कन्वेक्सिटी होती है इसमें, और ये जो टिबिया का कॉन्डाइल होता है थोड़ा सा कनकेव टाइप का होता है। इस वजह से इस पर ये इस तरह से जॉइंट बनता है हमारा, और इस जॉइंट के बीच में ये जो कवर रहता है ये किससे कवर रहता है? कार्टिलेजस। ये जो हमारा है ये कार्टिलेजस लेयर, इस पर ये इस तरह से कार्टिलेजस लेयर इसमें होता है। और जब ये क्रोनिक हो जाता है, जॉइंट स्पेस घट जाता है और इस बीच में जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से सिक्रेशन ख़त्म हो जाता है, तो इसमें रफनेस आने लगती है और जॉइंट के रिड्यूस हो जाने की वजह कर मूवमेंट जब होता है तो हमारा ये कार्टिलेजस लेयर जो है दोनों एक दूसरे से फ्रिक्शन होने की वजह कर वो क्या होता है? डिजनरेशन शुरू हो जाता है, घिसने लगता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो ब्रेक करके बाहर की तरफ
यहाँ है, इस तरह से बाहर की तरफ सम टाइम देखा गया है कि ये अंदर में भी हो जाता है। तो इस तरह से अगर हो जाता है, जब अंदर में रहता है या साइड में भी रहता है, तो उसमें एक चीज़ पैदा हो जाती है, एक साउंड पैदा होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टस साउंड। क्या कहते हैं? क्रिप्टस साउंड। ये अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको शायद मिले, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये आपको मिलना ही मिलना है। और आपके क्रिप्टस साउंड, जब क्रिप्टस साउंड अगर हो गया है तो आपको ये देखने में, ये देख लेना ज़रूरी है कि एक्सरे में डिजेनरेटिव चेंजेस क्या दिखा रहा है, किस तरह दिखा रहा है, ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन है कि नहीं है। तो आप जब इलाज करते हैं तो ये सारी चीज़ पेन के लिए तो करेंगे ही। अल्ट्रासाउंड जब देते हैं आप जॉइंट लाइन पे, तो उससे अगर जॉइंट के बाहर में हमारा ऑस्टियोफाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है तो उससे डिज़ोल्व होने की संभावना मौजूद रहती है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम ये सोच लें कि क्या क्या हमको एक्सरसाइज देना है, और एक्सरसाइज के साथ साथ और क्या क्या हम कर सकते हैं कि डिफॉर्मिटी अगर है तो क्या करेंगे, है ना। तो अगर सपोज करो कि पेन बहुत ज़्यादा है, लोअर लिम्ब में है, हमारे वेट बियरिंग जॉइंट है, तो हमारा वेट बियरिंग जॉइंट जैसे वेट पड़ता है तो हमारा वो जो इन बिटवीन द जॉइंट जो गैप होना चाहिए वो और रिड्यूस करता है। और रिड्यूस करने के बाद क्या होता है, जो फ्रिक्शन होने लगता है, तो इसके सपोर्ट के लिए हम लोग एक ठो नी सपोर्ट भी दे देते हैं। इस तरह से ये हमारा यहाँ से नी सपोर्ट ऐसे हो गया, ये जिसको हम लोग नी कैप बोलते हैं। ये नी कैप हमने पहना दिया उसको। अगर नी कैप पहनाने से क्या हुआ, उसको बैलेंस, चलने में बैलेंस मिलता है और मरीज़ को पेन का एहसास थोड़ा कम होता है। अगर ये डिफॉर्मिटी ज़्यादा है, यानी नी कॉन्डाइल जो है हमारा लेटरली या मीडियली डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग जो है डिफॉर्मिटी में गिनते हैं। और उसके सपोर्ट के लिए हम लोग जो है नी कैप जो बनता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड लगवा देते हैं इधर से, और यहाँ पर ज्वाइंट रहता है रॉड में। जब ज्वाइंट जो है चलने के वक्त जो है वो खोल दिया जाता है, अदरवाइज़ वो लॉक रहता है, समझा ने। और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नी केज, क्या बोलते हैं, नी केज, ठीक है। तो नी केज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नी केज इस्तेमाल होने पर मरीज़ को चलने में आसानी होती है, जॉइंट पर वेट कम पड़ता है और धीरे धीरे मरीज़ का पेन सबसाइड करने लगता है। अलॉन्ग विद दिस ट्रीटमेंट, ये जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये ट्रीटमेंट के साथ साथ, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर जब हम नी केज को हटाते हैं और मरीज़ को कहते हैं कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करके मेरा मेन एम ये होता है कि हमारा जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसको स्ट्रेंथन कर देते हैं, है ना। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या है कि आइसोमेटिक एक्सरसाइज, जिसको हम लोग क्वाड्रिसेप्स ड्रिल भी कहते हैं, है ना। क्वाड्रिसेप्स ड्रिल कराते हैं जिससे हमारा मसल थोड़ा सा टोन अप हो जाता है। मसल टोन अप होने की वजह से जो हमारा बॉडी वेट है वो पार्टली हमारे मसल से ट्रांसमिट होता है, डायरेक्ट हमारे फीमर पर नहीं जाता है। तो सम पार्ट, सपोज कीजिए कि इफ़ द पेशेंट इज़ हैविंग 60 kg वेट और अगर हमारा क्वाड्रिसेप्स 25%, 30%, 40% वेट को ट्रांसमिट कर लेता है डायरेक्टली फ्रॉम आपके हिप जॉइंट टू द टिबियल टिबोसिटी, तो हमारे नी जॉइंट पर जो है वेट कम पड़ता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत आराम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।